आरजेएस परिवार की तरफ से हम सब 25 राज्यों तक पहुँच रहे हैं और आगे भी हम अपनी गति को गति प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं बुलाना चाहूँगी आज की गेस्ट स्पीकर हमारी डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी। आज़ादी की अमृत गाथा के 56वें कार्यक्रम में मैं आरजेएस फैमिली की ओर से बुलाना चाहूँगी डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी को। आप मऊ जिला उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ-साथ स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में सदा आगे रही हैं और रहती हैं। राजस टीजेपीएस केवीएस के राष्ट्रीय वेबिनार के इस मंच पर आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी। धन्यवाद मैम। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह मैम, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। डॉक्टर मधु पंत जी, फेमस राइटर एंड डायरेक्टर नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। मिस बीना जैन, पेट्रन ऑल इंडिया नेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, a key position holder in RGS Positive Info Center. Professor Bijon Mishra ji and Uday Manna ji. My special thanks to Uday Manna ji, national convener of RGS movement, जिन्होंने इस मंच से मुझे जोड़ा। आज मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इतने गणमान्य और प्रबुद्ध जनों से जुड़ने का और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मुझे मिला है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी महिला बहनों को, सभी भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब आजादी की अमृत गाथा मना रहे हैं और अभी बहुत सारे लेक्चर्स ने हमारे भारत देश के गौरवशाली इतिहास को, जो कि महिलाओं के द्वारा रचा गया, जिसमें महिलाओं की एक अहम भूमिका रही, इसके बारे के ऊपर प्रकाश डाला। लेकिन क्या परिस्थितियां रही, क्या वजह रही कि उस स्वर्णिम काल से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। हम सब जानते हैं कि भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है। हम नवरात्र में तो देवी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हर रोज हम किसी औरत को, किसी लड़की को देवी का दर्जा देते हैं? क्या हमारे समाज में महिलाओं को इतना उच्च दर्जा प्राप्त है जो कि देवी देवताओं को दिया जाना चाहिए? क्या आपने देखा है कि अगर आस पड़ोस में आपके कहीं किसी बेटी का जन्म होता है तो वहां पे पार्टी की जाए, ढोल नगाड़े बजाया जाए? ऐसा तो नहीं होता। होता भी है तो इक्का दुक्का घरों में होता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे समाज में अभी भी मानक जो है वो दोहरे हैं और उनके प्रति जो हमारी सोच है उसमें कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं आया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के 144 देशों में जो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है वो हमारा 108 है, यानी कि बहुत अच्छा दर्जा नहीं है। और ये सिर्फ भारत देश की ही समस्या नहीं है, दुनिया का कोई भी देश इस बात को गर्व से नहीं कह सकता कि उसके यहाँ जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इतने धूमधाम से मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में इतनी संवेदना होनी चाहिए कि अगर हमें मौका मिला है, हमारे परिवार ने हमें मौका दिया आगे बढ़ने का, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे समाज की हर महिला को ये मौका मिल रहा है। और ये संवेदना हमें अपने अंदर लानी होगी कि अगर हमें मिला है तो हमारी अपनी जो अगली बहन है, हमारे समाज की जो अन्य स्त्रियां हैं, उनको भी ये अवसर प्राप्त हो कि उनके अंदर एक हुनर है और वो अपने समाज में अपनी जगह को सुनिश्चित कर सके। आज हमारे समाज में एक बहुत ही जो कॉमन पॉपुलर वर्ड है वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जिसे कि कहा जाता है कि फेमिनिज्म की अगर परिभाषा देखी जाए तो होता है कि महिलाओं और पुरुषों में हर तरीके का, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, उसके मामले में इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन अगर कोई फेमिनिज्म की बात करता है तो उसे मैन हेटर यानी आदमियों से नफरत करने से जोड़ा जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर हम फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं या हम फेमिनिस्ट की वकालत करते हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं को समान अवसर मिले, तो इसका लेना देना पुरुषों से नफरत करने से नहीं है। पुरुषों से नफरत करना इसका कतई मतलब नहीं है, क्योंकि
जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह समाज का ये हिस्सा, चाहे वो महिला पक्ष का हो या पुरुष पक्ष का, उसे समान अवसर, अपॉर्चुनिटीज और राइट्स मिलने चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये विचार व्यक्त करती हूँ कि फेमिनिज्म को हम सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अगर वो अपने समाज की उन्नति चाहता है, तो ये सोचना चाहिए कि ये विषय हमारा भी है, ये इशू हमारा भी है कि आज अगर उसके घर की बेटी या उसके घर की कोई बहू बाहर निकलती है, तो उसके साथ गलत व्यवहार ना हो, भेदभाव ना हो, शोषण ना हो और अपमानित ना किया जाए। बात सिर्फ दृष्टिकोण की है। जो दृष्टिकोण हमारे समाज में है, कहीं न कहीं वो उपेक्षा भरा है। और इसकी शुरुआत अगर मैं देखी जाए कि हमारे समाज में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो गर्भ में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल 10 लाख बच्चियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं। हर 1 घंटे में 2 रिपोर्ट्स रेप की रिपोर्टिंग होती है और हर साल लगभग 10 लाख बच्चियां समय से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन सब बातों का भी विचार करने की ज़रूरत है, इनको गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि हम कितने और सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना उचित है या नहीं? क्या हम उन तक ये सुविधाएँ पहुँचा सकते हैं अपने स्तर पर कि नहीं? एक बात मैं और बता दूँ कि अगर महिलाओं की आर्थिक जो स्थिति है, जो समाज में उनका श्रम, जितना श्रम देना चाहिए उन्हें, जो उनका आर्थिक जो अर्थोपार्जन होना चाहिए, वो भी बहुत संतोषजनक नहीं है। चाहे बात उनकी शिक्षक उपलब्धियों की हो या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, संसद में उनका जो प्रतिनिधित्व करती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है। तो जिसे हमारी आवाज उठानी है, जिसे राजनीतिक स्तर पे हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, वहां पर भी महिलाओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं। देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी का जो बेस है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं गरीबी और अशिक्षा से जुड़ी हुई है। अगर कोई महिला अशिक्षित है, तो निश्चित तौर पे उसे कम श्रम या फिर जो उसके कौशल से कम की नौकरी उसको करनी पड़ेगी, उसका वेतनमान कम होगा और निश्चित तौर से इससे उसकी आर्थिक स्थिति, उसके पारिवारिक स्थिति और उसकी सामाजिक स्थिति पर बहुत ज्यादा बदलाव पड़ेगा। तो क्या शिक्षा ही केवल इसका हथियार है? शिक्षा से ये ठीक किया जा सकता है? अगर सही मायने में देखा जाए तो शिक्षा, हर लड़की को शिक्षा देना, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो लड़की अपनी शैक्षिक योग्यता को पूरी करे। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, तो समय से पहले ही वो स्कूल से निकाल दी जाती हैं या वो खुद भी निकल जाती हैं। इसका लेना देना उनको पारिवारिक जिम्मेदारियों से होता है। अगर बच्ची स्कूल में प्रवेश पा भी जाती है, तो वो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती। अपने घर में पड़ने वाली तमाम जिम्मेदारियों को उस बच्ची से ही जोड़ के देखा जाता है। अगर माँ बीमार है, तो उस बच्ची को ही देखभाल करनी है। अगर उसके छोटे भाई-बहन हैं, तो भी उन्हें उसका ध्यान रखना है। इस तरह से कहीं न कहीं जो सामाजिक बेड़ियाँ हैं, उसका ध्यान रखते हुए वो अपनी शैक्षिक योग्यता को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो केवल शिक्षा को ही इसका एक वो नहीं माना जा सकता है। शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा को पूरा करना, यानी उसकी जो बेसिक एजुकेशन है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तभी उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होगा, तभी उसको जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, सरकारी योजनाएँ, सरकारी कार्यक्रम, उसके बारे में वो जानकारी ले सकती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है पूरी तरीके से, तो वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि उसके उत्थान के लिए सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ चला रही है। मेरा ये भी मानना है कि अगर हमें महिलाओं को आगे लाना है, तो हमें उन्हें रोजगार के और ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने होंगे। क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से दूसरे के ऊपर निर्भर है, अपने पति के ऊपर निर्भर हैं, अपने पिता के ऊपर निर्भर हैं, तो वो हमेशा शोषण का शिकार होंगी। इसलिए उन्हें जो भी कौशल या जो भी हुनर उनके अंदर है, उसको निखारने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए। हम माता-पिता का भी अपने स्तर पर एक फर्ज होना चाहिए कि अगर हमारी बच्ची किसी चीज़ में रुचि रखती है, किसी चीज़ का हुनर उसके अंदर है, तो उसको और ज़्यादा निखारें। मैं अपने परिवार का एक उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरा परिवार एक कंज़र्वेटिव परिवार था, जहाँ हम 3 बहनें थीं, हमारा कोई अपना सगा भाई नहीं था और मेरी बीच की बहन, जो मेरी मझली बहन है, उसको फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी। आम तौर पर जब हमारा जो एज था, जब हम 90 की बात करें, तो उस वक़्त मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा
बच्चों में करियर का कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने मेरी जो बहन थी, उसकी जो इच्छा थी फैशन डिजाइनिंग में आगे कदम बढ़ाने की, उसका पूरा-पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से और अपने संसाधनों में, अपनी ज़रूरतों में कटौती करके उन्होंने उसकी पढ़ाई पूरी कराई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो एक स्थापित फैशन डिजाइनर है मुंबई सिटी में। तो अगर मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे समाज की हर बहन को प्राप्त है। इसीलिए मैं आरजेएस जो ये मंच है, इसके द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें इस मंच के माध्यम से और ज़्यादा शिक्षा पहुँचाई जा रही है, इसका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपने जिस प्रकार से मुझे इस मंच से जोड़ा है, मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक महिलाएँ इससे जुड़ें और उन्हें ज़्यादा जागरूकता प्रदान की जा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो आपने मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ऊर्जावान तरीके से जेंडर इक्वालिटी की बात बताई और समानता की इक्वालिटी की बात कही। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के है रूप की महिमा बड़ी अपार। इन्हीं शब्दों के साथ मैम बहुत-बहुत आपको धन्यवाद, आभार।